हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगल से आचार्य समाजशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुर जिला बुंदेलखंड। मैं आज आपको बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो काउंटे के द्वारा प्रत्यक्षवाद की जो विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रत्यक्षवाद क्या है, इसके बारे में हम जो काम्टे की जो विचारधारा थी उसका पीडीएफ में निकल डाला था। आज काम्ट के द्वारा अर्थात ऑगस्ट काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है, उन्होंने इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। तो काम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवाद की जो विशेषता है पहली वो थी कि समाज में भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। इनका यह कहना था कि प्रत्यक्षवाद पद्धति अर्थात घटनाओं के अनुभव, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के द्वारा केवल नेचुरल घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक घटनाओं का भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि नेचुरल घटनाओं की भांति ही सोशल जो घटनाएं होती है, इवेंट्स होती हैं, वो भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटती है। इसलिए समाजशास्त्र में भी जो प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे कि अन्य नेचुरल साइंस में की जाती है। इसलिए कहते हैं कि सोशोलॉजी में प्रत्यक्षवादी पद्धति जो है अपनानी चाहिए ताकि हम उसे विज्ञान बना सकें। दूसरी विशेषता प्रत्यक्षवाद की ये है कि अध्ययन की जो है वैज्ञानिक प्रणाली। प्रत्यक्षवाद में घटनाओं की व्याख्या संयोग और अनुमान पर आधारित नहीं होती, न ही उन्हें आर्थिक, धार्मिक, तात्विक, अलौकिक आधार पर समझ सकते हैं, बल्कि इससे पहले घटनाओं का अवलोकन और परीक्षण किया जाता है, फिर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उसके बारे में वास्तविकता क्या है उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो ऑगस्ट काम्ट की भी तो यही मान्यता थी कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो प्राकृतिक नियमों से निर्देशित व संचालित होती हैं। सामाजिक ज्ञान जो है सामाजिक जीवन में भी उसी प्रकार से परिवर्तन लाता है जैसे प्राकृतिक जगत में लाता है। तो इस प्राकृतिक नियमों के कारण जो ढूंढना है वो व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी इच्छा से संचालित नहीं होते। इसलिए काम्ट ने क्या किया, घटनाओं के कारणों को ढूंढने की अपेक्षा उनके निरीक्षण और वर्गीकरण पर अधिक जोर दिया। और यही बात सोशल घटनाओं पर भी लागू होती है। तीसरी विशेषता के संदर्भ में यह है कि तार्किक व्याख्या पर बल। तो काम्ट ने प्रत्यक्षवाद में बौद्धिक क्रियाओं को अधिक महत्व दिया। इसमें मानव मस्तिष्क और तर्क की जो विस्तृत व्याख्या इन्होंने की, और यह पद्धति मूलतः तर्क पर आधारित है। और काम्ट ये मानते थे कि प्रत्यक्षवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो अत्यंत ही उन्नत होता है। धर्म एवं धार्मिक विश्वासों का भी आधार बौद्धिक क्रियाओं को ही मानते हैं। मानव प्रगति के लिए वह बौद्धिक उन्नति को आवश्यक मानते हैं, जिसकी पूर्ति प्रत्यक्षवाद द्वारा संभव है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान के स्तर तक लाने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में धार्मिक तथा तात्विक व्याख्या का परित्याग करके प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मानव मस्तिष्क को अलौकिक, काल्पनिक, तात्विक दर्शन एवं अमूर्त जो विचारधाराओं से मुक्ति दिला करके जो सोशल घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक आधार और अनुसंधान कारण है। इसी प्रकार चौथी विशेषता उन्होंने बताई थी सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन। तो काम्ट ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना को प्रस्तुत किया। 1848 में एक प्रत्यक्षवादी समाज का संगठन भी किया। प्रत्यक्षवादी समाज के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसका उद्देश्य समस्त मानव समाजों, विशेषतः यूरोप के समाजों को भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उन्नत करना।
और इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष निर्देशों एवं शिक्षा पर बल दिया गया। तो प्रत्यक्षवादी समाज में भय, असुरक्षा और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होगा। इसके स्थान पर क्या होगा? प्रेम, सद्भावना, सहयोग का साम्राज्य होगा और समाज का पुनर्निर्माण करने में कोई हिंसात्मक साधन नहीं अपनाए जाएंगे। इस तरह से इन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण को एक साधन के रूप में प्रत्यक्षवाद की तरह माना। पांचवी बात कही, प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म। तो प्रत्यक्षवाद केवल एक विज्ञान नहीं बल्कि एक मानवतावादी धर्म भी है, ऐसा ऑगस्ट कांट ने कहा। प्रत्यक्षवाद मानव धर्म के आदर्शों पर आधारित नवीन समाज की रचना को अपने उद्देश्य मानता है और कहता है कि प्रत्यक्षवाद में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना संभव है और वास्तविक ज्ञान समाज में बौद्धिक और नैतिक एकता को उत्पन्न करने में सहायक है, जिससे मानव कल्याण भी संभव है, क्योंकि धर्म का अंतिम उद्देश्य भी मानव कल्याण है और विज्ञान भी यही चाहता है। अतः धर्म एवं विज्ञान परस्पर विरोधी न होकर के एक दूसरे के सहयोगी। तो कॉम्ट ने इन दोनों के समन्वय की बात करता है और कॉम्ट का धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से उतना नहीं मानता जितना कि बौद्धिक और नैतिक एकता के आधार पर सामाजिक संगठन एवं उन्नति से। तो प्रत्यक्षवादी धर्म में जो नैतिक नियम होंगे उनमें प्रमुख है दूसरों की सेवा के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं भी शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक दृष्टि से उन्नत हो। तो ऑगस्ट काम ने यूरोप के सभी राष्ट्रों को मिला करके मित्र राष्ट्र की स्थापना करना एवं युद्धों की दबाना चाहते थे। वे हिंसा के स्थान पर प्रेम पर बल देते थे और उनका धर्म है दूसरों के लिए जीव पर उन्होंने बल दिया। नंबर जो 6 है वह था ज्ञान से संबंध। प्रत्यक्षवाद का संबंध ज्ञान से है, अज्ञात और अप्रत्यक्ष नहीं। इनमें ऐसी किसी घटना का अध्ययन नहीं किया जाता जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। अप्रत्यक्ष और अज्ञात शक्ति की खोज इसका उद्देश्य नहीं है। यह तो वास्तव में निरीक्षण योग्य घटनाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है और इसके संदर्भ में डॉक्टर ब्रिजेस ने भी लिखा था, ब्रिजेस ने, कि कॉम्ट घटनाओं की दुनिया के उस पार जाने वाले गूढ़ रहस्य के विषय में पर्याप्त रूप से सोचते थे। इसको वो प्रत्येक पर उसी प्रकार से अनुभव करते रहे जिस प्रकार से एक नाविक उस अथाह समुद्र के विषय में सचेत रहता है जिससे गुजर कर उसे अपने मार्ग तय करना होता है, किंतु क्योंकि उस रहस्य को समझ लेना मानव की क्षमता से परे है, इसलिए उसे अपनी क्रियाओं को उस क्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ता है जहाँ वे फलीभूत हो सके। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद में उन नियमों की खोज की जाती है जो घटनाओं के संचालन में से जुड़ी हुई हो। इसी प्रकार नंबर 7 है धर्म और विज्ञान का समन्वय। तो कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद धर्म एवं विज्ञान का समन्वय भी है। कॉम्ट विज्ञान को साध्य नहीं बल्कि अध्ययन एवं प्रगति का एक साधन मानते हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक उत्थान करना है और जन कल्याण में वृद्धि भी करना है। एक धर्म के रूप में मानवतावाद जन कल्याण में वृद्धि चाहता है। तो इस प्रकार कॉम्ट के जो प्रत्यक्षवाद में धर्म और विज्ञान में संघर्ष नहीं है बल्कि दोनों में क्या है, समन्वय। तो इस पर रोलिन चैपलिन ने भी प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था, जिसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो 7 विशेषताएं अभी तक उन्होंने चर्चा की थी वो थी ऑगस्ट कांट के द्वारा लिखित। लेकिन रोलिन चैपलिन भी उन्होंने भी पॉजिटिविज्म पर काम किया। उनका ये कहना था कि प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण ईश्वरवादी नहीं है, पहली बात। दूसरी, ये भाग्यवादी भी नहीं है। तीसरा, आशावादी नहीं है। चौथा, ये भौतिकवादी भी नहीं है, क्योंकि भौतिक शक्तियों को बौद्धिक तथ्यों के अधीन करना होता है। और नंबर 5, इसका संबंध वास्तविकता से, कल्पना से नहीं। 6, इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से न कि समस्त ज्ञान से। 7, इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से न कि अस्पष्ट विचारों से या साम्यवादी सत्य से न कि शाश्वत सत्य से। इसी प्रकार 8वीं बात इन्होंने कहा, इसका संबंध सापेक्ष है न कि निरपेक्ष है। और 9वीं, ये सहानुभूतिपूर्ण है, क्योंकि उन सभी को
सख्त भाव में बांधता है जो उसकी मूल भावनाओं तथा पद्धतियों को एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से 9 विशेषताएं प्रत्यक्षवाद की बताई। अगर हम प्रत्यक्षवाद के प्रमुख अलग अलग डिवीज़न जो है, प्रमुख रूप से मेन डिवीज़न ऑफ द पॉजिटिव्स वो क्या है उसके बारे में अगर हम दर्शन करें, ज्ञान प्राप्त करें, तो प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विभाग को 3 भागों में बांटा ऑगस्ट कॉम्टे ने। फिलोसॉफी ऑफ साइंस, साइंटिफिक रिलीजन एंड इथिक्स एंड पॉजिटिविटीज पॉलिटिक्स, अर्थात विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म एवं नीति और प्रत्यक्षवादी राजनीति। ये 3 बातों पर इन्होंने इनको प्रमुख रूप से विभागों में डिवाइड किया। अब विज्ञानों के दर्शन के अंतर्गत बात करें तो प्रत्यक्षवादी विभाग मानव मात्र को लोक कल्याण और समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्नों और परिश्रम के प्रति जागरूक संदेश देता है। यह विभाग ये मान के चलता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, और इस दर्शन के अंदर गणित शास्त्र है, भूगोल शास्त्र है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र भी आता है। दूसरा जो भाग बताया इन्होंने वैज्ञानिक जो है धर्म एवं नीति। धर्म जो है प्रत्यक्षवाद धर्म है मानवता का धर्म, इसलिए इसका संबंध किसी अलौकिक दैवी सत्ता से नहीं बल्कि धर्म नैतिक नियमों का समावेश होगा, जिसमें परामर्श दूसरों की सेवा के लिए, अधिकारी योग्य बनने के लिए, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शक्तियों का विकास करने पर इसमें बल दिया जाएगा। तीसरी है प्रत्यक्षवादी राजनीति। उनका मूल उद्देश्य यह है कॉम्ट का कि युद्ध की आशंका को निर्मूल करके यूरोप के सभी स्टेट को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना, ये इनकी पॉलिटिक्स थी। अगर हम शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, धर्म एवं राजनीति के रूप में इन्होंने स्वीकार किया उस काम को, और एक विज्ञान के रूप में ये अनुभव, अवलोकन, वर्गीकरण और परीक्षण पर जोर दिया, और धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति को भी चाहता है, दूसरों के आधिकारिक सेवा करना चाहता है, और राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य होता है युद्ध को समाप्त करके विश्व एवं प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का एक राष्ट्रमंडल बनाना। समाज में चेंज के लिए ये हिंसात्मक उपायों का विरोधी रहा। यह कि प्रेम, व्यवस्था और प्रदर्शन, प्रोत्साहन में विश्वास करता है, दूसरों के लिए जीना इसका भाग होता है। तो रोलिन चैम्बलिस ने भी तो यही कहा था कि सार रूप में प्रत्यक्षवाद जो है ये एक चिंतन प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से ग्रहण की जा सकती है, किंतु भविष्य में जाकर के कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान के रूप में जीवित रह सका है। कुछ विद्वान ये मानते रहे कि प्रत्यक्षवाद को कॉम्ट द्वारा एक धर्म के रूप में स्वीकार करना उसका पतन था। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद धर्म तथा विज्ञान दोनों ही हैं। कॉम्ट के द्वारा इस विचार से उसके प्रशंसक और समर्थक नाराज हो गए, क्योंकि उन लोगों के विचार से वैज्ञानिकता का विकास करना कॉम्ट का मूल उद्देश्य था, जिस पर लंबे समय तक उन्होंने कायम नहीं रह सका। धर्म एवं नैतिक के प्रति उनका झुकाव ही उसके पतन का कारण था। इसके संबंध में जॉन स्टुअर्ट मिल ने, जो कॉम्ट के अनन्य समर्थक थे, कॉम्ट के पतन पर बहुत दुखी भी थे। यदि वे अपना प्रारंभिक स्वरूप बनाए रखना चाहते थे तो आज वे विश्व के सर्वप्रमुख प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक माने जाते, किंतु सामाजिक पुनर्निर्माण की जो स्वप्निल योजना ने उन्हें प्रत्यक्षवाद से दूर कर दिया, और उनके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। तो रोलिन ने यह भी लिखा कि ये विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ 2 कौम थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा सामान्य प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में ये ऑगस्ट कॉम्ट की विशेषताएं और धारणाएं जो हुई उसकी चर्चा हमने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।